आज की वीडियो में हम करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर केमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 2, 3, 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जिन क्वेश्चन की 100% प्रोबेबिलिटी है और जो पिछले 10 ईयर से 5 ईयर से लगातार आपके एग्जाम्स में आ रहे हैं। आज की वीडियो में मैं आपको ये क्वेश्चन कराऊंगा। इन पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में से पीडीएफ को डाउनलोड करके इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छे से। और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको पीडीएफ में एक्सेस की दिक्कत आ रही है तो आप पीडीएफ को टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड करके अपना फ्री एक्सेस लेके अपनी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप पर मैंने अदर चैप्टर्स के भी पीवाईक्यू और नोट्स हो गए आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, फिजिकल के, वो मैंने डाल दिए हैं। आप उनकी प्रैक्टिस करें अच्छे से। और अब एग्ज़ाम का टाइम बहुत कम है, इसलिए हमें एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। इसके बाद मैं आपको इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 शॉर्ट न्यूमेरिकल करवाऊंगा और इस वीडियो में हम करने के 30 शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो हेलो एवरीवन, आई एम मयंक भाटिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 2, 3, 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है और व्हाट हैपन व्हेन अप्लाइड एक्सटर्नल पोटेंशियल जो है वो आपका ग्रेटर हो जाए ई नोट सेल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से। क्वेश्चन में 2 पार्ट्स में पूछा गया है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है और एक पार्ट में पूछा गया है कि अगर जो अप्लाइड एक्सटर्नल पोटेंशियल है उसको हम बढ़ा दें ग्रेटर देन ई नोट सेल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, अगर वो बड़ा हो जाए आपका ई नोट सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के ई नोट सेल से। ठीक है, सबसे पहले हमें लिखना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो आपका एक डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी ऑफ स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन को। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, जहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है। तो ये क्या करता है, जो केमिकल रिएक्शन होती है स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन की, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इसलिए हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, इसके नेम में ही पता लग रहा है। यहाँ पर आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में सेकंड पार्ट क्या पूछा है, अगर एक्सटर्नल अप्लाइड पोटेंशियल ग्रेटर हो जाए ई नोट सेल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से तो क्या होगा। इफ एक्सटर्नल अप्लाइड पोटेंशियल बिकम्स ग्रेटर देन ई नोट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से तो क्या होगा, रिएक्शन जो है वो आपकी रिवर्स हो जाएगी और जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो बिहेव करेगा आपका इलेक्ट्रोलाइट सेल की तरह, क्योंकि रिएक्शन के उल्टा होने से जो डिवाइस का नेचर है वो भी चेंज हो जाएगा, तो इसकी वजह से वो बिहेव करेगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह। ठीक है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका 2023-2019 में आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है यूजिंग ई नोट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई आपको दे रखी है और प्रिडिक्ट करो विच इज़ बेटर फॉर कोटिंग द सरफेस ऑफ आयरन। कौन सा बेटर है आयरन के सरफेस पे कोटिंग के लिए और रस्ट से बचाने के लिए, और वाई क्यों है। तो हमें यहाँ पर ई नोट वैल्यू दी है आयरन की, एक एक्स की दी है और एक वाई की दी है। अब इसमें से हमें प्रिडिक्ट करना है कि कौन सा बेटर है। इसमें एक्स जो है वो आपका बेटर है कोटिंग फॉर द सरफेस ऑफ आयरन। क्यों, क्योंकि जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है एक्स का वो बड़ा है आयरन से। ऑक्सीडेशन जो होगा वो आयरन का पहले हो जाएगा और ऑक्सीडेशन जो है वो एक्स का फिर अकर फर्स्ट होगा। क्यों, क्योंकि आयरन का जो पोटेंशियल है, क्योंकि जो ऑक्सीडेशन है वो आयरन का पहले होगा, लेकिन एक्स का जो है वो ग्रेटर है, तो ग्रेटर की वजह से जो एक्स का है वो ऑक्सीडेशन पहले होगा। यहाँ पर 1 मार्क्स आपको रीज़न में मिल जाएंगे, ये रीज़न आपको देना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी ई नोट सेल फॉर दनियाल सेल, इसका गिवन है +1.1 वोल्ट। कैलकुलेट द डेल्टा जी फॉर द रिएक्शन। अगर आपको न्यूमेरिकल के फॉर्मूले अच्छे से याद नहीं है तो लिंक नीचे, फार्मूला शीट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फार्मूला शीट को अच्छे से डाउनलोड करें और अपनी सभी न्यूमेरिकल्स के जो भी फार्मूले हैं उनको अच्छे से याद करें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इन पर क्वेश्चन आते हैं। अब है जिप्स फ्री का क्वेश्चन। तो जिप्स फ्री में हमें गिवन क्या है, क्वेश्चन में 1 फैराडे दे दिया एक तो, और एक रिएक्शन दे दी Zn + Cu2 पॉजिटिव इज इक्वल टू Zn2 पॉजिटिव Cu। ठीक है, ई नोट सेल हमें गिवन है। जिप्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला होता है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -NF ई नोट सेल के, -NF ई नोट सेल के। ई नोट सेल हमें क्वेश्चन में गिवन है, सबसे पहले गिवन लिखेंगे क्या क्या है। एफ फैराडे की वैल्यू हमें मिल गई, ई नोट की वैल्यू +1.1 है, और एन कैसे निकलता है, एन जो है वो आपके आयन्स होते हैं, तो एन आयन जो है वो 2 पॉजिटिव है, तो एन की वैल्यू हो गई आपकी 2 नंबर ऑफ आयन्स। तो यहाँ पर आप जब सॉल्व करेंगे तो -2 आ जाएगा, क्योंकि -NF सेल है, तो -2 96500 × 1.1, तो ये आएगा आपका ये -2123000
जूल पर मोल। अब इसको हमें चेंज करना पड़ता है किलो जूल में, तो किलो जूल में हो जाएगा -212.3 किलो जूल पर मोल इनवर्स। इसको आप बॉक्स में करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 मार्क्स अलॉट हो जाएंगे। बॉक्स में करेंगे सभी आंसर्स को तो रिप्रेजेंटेशन जो है, प्रेजेंटेशन जो है वो आपकी अच्छी आएगी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया एक जिंक रोड है जिसको डिप्ड किया गया है 0.1 मोलैरिटी सॉल्यूशन में ऑफ ZnSO4 के। अब नेक्स्ट लाइन में बोला है द साल्ट जो है वो 95% जो है वो डिसोशिएट कर चुका है एट डाइल्यूशन में 298 केल्विन पे। तो हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है आपका E0, ई होता है, ठीक है, ई सेल, और E0 होता है वो आपका होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और हमें यहाँ पर निकालना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले हम रिएक्शन करेंगे ZnSO4 की, उसमें से ले लेंगे जिंक को, और हमें E0 दिया है Zn2 पॉजिटिव Zn का, तो Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये लेगा और बदल जाएगा आपका जिंक में, ठीक है। N की वैल्यू यहाँ से पता लग गई हमें 2 है, क्योंकि क्वेश्चन में फॉर्मूला सॉल्व करेंगे, और नॉन-स्टिक इक्वेशन को यूज़ करेंगे। ये आपको बताने कि आप कौन सी इक्वेशन को यूज़ कर रहे हैं। यूजिंग नॉन-स्टिक इक्वेशन, नॉन-स्टिक इक्वेशन को यूज़ करेंगे तो वो क्या होती है, E Zn2 पॉजिटिव, वही अगर हम Zn ले तो Zn इक्वल टू E0 Zn2 पॉजिटिव स्लैश Zn माइनस 0.0591/2 लॉग 1 में जो भी आप आयन ले रहे हैं वो ले लिया हमने Zn2 पॉजिटिव। इसने आपने रिप्रेजेंटेशन अच्छे से दी नॉन-स्टिक क्वेश्चन की, तो 1 मार्क्स यहाँ पर मिल जाएंगे। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 0.1 मोलैरिटी ZnSO4 सॉल्यूशन जो है वो 95% डिसोशिएट हो चुका है, ठीक है। तो उसका हम परसेंट में लेंगे तो 95 × 100 और 0.1 लेंगे, क्योंकि 95% डिसोशिएट हो चुका है तो उसकी परसेंटेज निकालेंगे तो आ जाएगी 0.095 मोलैरिटी। अब इसको लेंगे हम Zn2 पॉजिटिव की वैल्यू में, तो फॉर्मूले में पुट करो, ठीक है। E0 की वैल्यू हमें गिवन थी -0.76, वैल्यू रख के यहाँ पर ये आप पॉइंट हटाओगे तो पॉइंट से 1000 ऊपर जाएगा, 1000 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा log 1000 माइनस log 95। 1000 की वैल्यू 3 होती है और 95 की आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, ये होती है 1.978। सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा E Zn2 पॉजिटिव Zn की वैल्यू आ जाएगी -0.79015 वोल्ट के। अब आपका क्वेश्चन पूरा करेक्ट है, 2 मार्क्स आपको इस क्वेश्चन में पूरे मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे से पूछा गया, हमें निकालना है कैलकुलेट डेल्टा RG यानी जिप्स फ्री एंड लॉग KC ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। हमें लॉग KC निकालना है और जिप्स फ्री एनर्जी निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। और एक हमें रिएक्शन दिया है Ni + 2Ag पॉजिटिव इक्वल टू गिव्स Ni2 पॉजिटिव और 2Ag। E0 सेल हमें गिवन है यहाँ पर और 1 फेराडे हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। और इसी के नेक्स्ट पार्ट में बताया गया है कैलकुलेट द EMF ऑफ फॉलोइंग सेल। हमें EMF निकालना है जिसमें हमें क्वेश्चन में गिवन है एक रिएक्शन रिप्रेजेंटेशन दे रखी है, रिप्रेजेंटेशन से ही हम अपना E सेल निकालेंगे। डन, EMF निकालेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में हमें क्या निकालना है, जिप्स फ्री एनर्जी। जिप्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया -NFV0 सेल होता है। N की वैल्यू हम रिएक्शन से निकालेंगे, वो हो जाएगी आपकी 2, क्योंकि 2 आयंस ले रहा है यहाँ पर। तो यहाँ से हमने कैलकुलेट किया आपका जिप्स फ्री एनर्जी को, तो जिप्स फ्री एनर्जी आ गई, वैल्यू पुट करोगे। E0 सेल की वैल्यू आपको गिवन है 1.05, तो यहाँ से आ गया -202600 जूल्स आ गया, ठीक है। इसको किलो जूल में करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब सारी वैल्यू दे रखी है। अब लॉग KC का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा G = -2303 RT log KC। तो यहाँ से KC को फाइंड करेंगे। सारी वैल्यू हमारे पास गिवन है, बस लॉग KC की नहीं है, तो हमने सारी वैल्यू पुट करी और इसको कैलकुलेट करके KC आ गया हमारा 3.16 × 10⁻⁻36 के, ठीक है। KC के क्वेश्चन कम आते हैं लेकिन जिप्स फ्री एनर्जी के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं कैलकुलेट करने के लिए। तो जिप्स फ्री एनर्जी को आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है अपनी इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट ही पार्ट में इसके बोला गया है EMF निकालना है। EMF के लिए हमें log 2 की वैल्यू, log 3, log 10 की वैल्यू गिवन है और इस रिप्रेजेंटेशन को अब हम रिएक्शंस में चेंज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने रिएक्शन करी Fe + 2H पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, H2, ठीक है। यहाँ से अब हमने नॉन-स्टिक इक्वेशन यहाँ पर लिखेंगे बाय यूजिंग नॉन-स्टिक इक्वेशन और रिप्रेजेंटेशन बताएंगे, ठीक है। अब E0 सेल गिवन नहीं है, जब भी हमें E0 सेल गिवन नहीं होगा तो हम क्या करते हैं,
ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड करते हैं, या ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट कर देते हैं। तो ई नॉट कैथोड है हमारा 0 माइनस और माइनस 0.4, तो आ गया 0.44। ठीक है, अब Fe और H2 को इक्वल कर देंगे 1 के, ये दोनों बहुत इक्वल हैं, दोनों के पास 1 ही है, तो यहाँ से आ गई 1 वैल्यू। अब फॉर्मूला लगा दो, यहाँ पर फॉर्मूला लगाया आपने, ई नॉट सेल इज इक्वल टू हो गया माइनस 0.44 और 0.05912 लॉग, और ये हमने रिप्रेजेंटेशन कर दी। अब H पॉजिटिव का आपका स्क्वायर इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर H के पास आपके 2 मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर 2H पॉजिटिव है, तो वो आपका ऊपर आ जाएगा, कोफिशिएंट स्क्वायर में चला जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया H पॉजिटिव का स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 2 से 0.0591 को, तो आ जाएगा 0.02955। लॉग में वैल्यू रखो 0.001 अपॉन में 0.01 का स्क्वायर, ये दोनों सेम आ जाएंगे, 0.01 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, यहाँ पर वैल्यू रखो, माइनस करके आंसर आ गया 0.410 वोल्ट। डन, ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका डन होता है। इस वीडियो में आपको थ्योरी क्वेश्चन पर ज़्यादा हम फोकस करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल की मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, सेपरेट वीडियो एक, उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द रिलेशन अमंग द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इन अ सेल। अब आपको पता होना चाहिए कंडक्टिविटी होती क्या है। कंडक्टिविटी होती है के, स्मॉल के होता है जिसको हम बोलते हैं कप्पा, तो इसको कप्पा से रिप्रेजेंट किया जाता है के से, और द सेल कॉन्स्टेंट एंड रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन इन द सेल। आपको रिलेशन निकालना है कंडक्टिविटी में, सेल कॉन्स्टेंट में और रेजिस्टेंस में। तो कंडक्टिविटी कप्पा क्या होती है, वो होती है आपकी 1 अपॉन में रो के, 1 अपॉन में रो के, यानी रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होती है वो। तो रेजिस्टिविटी आपकी होती है आर ए अपॉन में एल के, गिवन होना चाहिए आपको, तो उसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन आर मल्टीप्लाई एल अपॉन में ए के। ठीक है, उल्टा हो जाएगा, एल अपॉन में ए के। तो सबसे पहले आपको बताना है कि के क्या है, कंडक्टिविटी है, आर रेजिस्टेंस है, एल अपॉन में ए जो है वो सेल कांस्टेंट होता है, जिसको हम जी स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, सेल कांस्टेंट, ये भी आपको ध्यान में रखना है। डन, ये क्वेश्चन आपका 1 या 2 मार्क्स में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, कंडक्टिविटी का डिफाइन करो और बताओ व्हाई डज कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन क्यों डिक्रीज होती है डाइल्यूशन के साथ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 100% आपके रीजन बेस्ड क्वेश्चन में आता है। सबसे पहले कंडक्टिविटी डिफाइन करनी है, तो कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है। सो कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन होती है आपकी कंडक्टेंस ऑफ आयन जो आपके प्रेजेंट होते हैं यूनिट वॉल्यूम सॉल्यूशन में। ठीक है, जो आपके कंडक्टेंस है आयंस की जो प्रेजेंट होते हैं आपकी यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में, या ऐसे बता सकते हैं इट इज़ डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन की, किसी भी सॉल्यूशन की कंडक्टेंस है जो 1 सेंटीमीटर लेंथ लेती है। लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो होता है 1 स्क्वायर मीटर का, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, G इज इक्वल टू जो कंडक्टिविटी होती है L अपॉन में आर ए के। ठीक है ना, L अपॉन में आर ए के, जो इन्वर्सली वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। तो इसलिए लेंथ बताई गई 1 सेंटीमीटर लेंथ और बताई गई एरिया बताया गया आपका 1 स्क्वायर मीटर का। तो इसको बॉक्स में कर देंगे, 1 मार्क्स यहाँ पर मिल गए। अब एक पार्ट पूछा है इसमें कि कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन क्यों डाइल्यूशन के साथ घट जाती है। ठीक है ना, तो इसका रीज़न है डाइल्यूशन में जो नंबर ऑफ आयंस है पर यूनिट वॉल्यूम वो घटते हैं, तो इसकी वजह से कंडक्टिविटी भी आपकी घट जाती है। ठीक है ना, ये रीज़न है इंपॉर्टेंट, क्योंकि डाइल्यूशन में क्या होता है जो नंबर ऑफ आयंस हैं वो पर यूनिट वॉल्यूम वो घटते हैं, तो कंडक्टिविटी इसलिए घट जाती है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, एक्स और वाई आपके 2 इलेक्ट्रोलाइट हैं। क्वेश्चन में बोला गया है एक्स और वाई आपके 2 इलेक्ट्रोलाइट हैं ऑन डाइल्यूशन। जब आप डाइल्यूशन करते हैं तो एक्स की कंडक्टिविटी कितनी बढ़ती है 2.5 टाइम्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आने की प्रोबेबिलिटी है। और वाइल डेट ऑफ वाई की जो है वो बढ़ जाती है 25 टाइम्स, मतलब वाई की ज़्यादा बढ़ रही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वीक इलेक्ट्रोलाइट और वाई, इनमें से कौन सा वीक इलेक्ट्रोलाइट है बताओ वाई। एकदम से आपको पता लग जाएगा इसमें से कौन सा वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वाई आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है, क्यों, क्योंकि जब आप डाइल्यूशन करते हैं तो वहाँ पर कंप्लीट डिसोसिएशन होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट का, तो वहाँ पर एकदम से बहुत बड़ा इंक्रीज आता है मोलर कंडक्टिविटी में। तो सबसे ज़्यादा इंक्रीज आ रहा है वाई में 25 टाइम्स, एकदम से बड़ा इंक्रीज आ रहा है डाइल्यूशन में, तो इसकी वजह से वाई एक वीक इलेक्ट्रोलाइट हो गया। हाउएवर अगर हम देखें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो कि आपका एक्स है, तो उसमें जो कम्प्लीटली डिसोशिएट तो होता है लेकिन उसमें एकदम से इतना बड़ा राइज नहीं आता उसकी कंडक्टिविटी में, तो इसलिए जो एक्स है वो आपका स्ट्रॉन्ग है और वाई जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। यहाँ पर हमने रीज़न दे दिया। और अगर आप ग्राफ बना दोगे तो फुल मार्क्स मिलेंगे। जो ग्राफ होता है आपका मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी के बीच में, वाई वीक इलेक्ट्रोलाइट है जिसकी एकदम से मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है 25 टाइम्स,
एक्स स्ट्रॉन्ग है उसकी कंडक्टिविटी इतनी नहीं बढ़ रही। तो ये हो गया ग्राफ, ये ग्राफ आपको बनाना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालो ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जिसकी मोलर कंडक्टिविटी हमें गिवन है 39.05 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल पर इनवर्स, ये यूनिट है। और यहाँ पर हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज गिवन है जो कि आपकी एच पॉजिटिव की 349.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स और CH3CO नेगेटिव की है 40.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। 2017 का क्वेश्चन है, आया हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, ठीक है ना। मोलर कंडक्टिविटी हमें यहाँ पर गिवन है 39 पॉइंट, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल लो कोलरोज लॉ के अकॉर्डिंग। तो सम ऑफ आयंस और नंबर ऑफ आयंस और उसका अनायंस और कैटायंस और अनायंस का सम कर दो। तो ये हो गया 349.65 349.6 प्लस 40.9, यूनिट जरूर लिखनी है। तो ये आ गया 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल इनवर्स के। 1 मार्क्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। अब बोला है उसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्फा से, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है मोलर कंडक्टिविटी अपॉन में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के। दोनों की वैल्यूज गिवन है, डिवाइड कर दो, आ गया आपका 0.1, ठीक है। बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन है और 2 मार्क्स में आपका पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट एंड एक्सप्लेन कोलरोज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोलरोज लॉ, बताओ, और जो कि है इंडिपेंडेंट ऑफ माइग्रेशन ऑफ आयंस का। और एक इसका एक्सप्रेशन लिख दो मोलर कंडक्टिविटी का एसिटिक एसिड का। उसमें जो आपको एक्सप्रेशन लिखना है वो आपको एसिटिक एसिड का लिखना है CH3COOH का इन्फाइनाइट डाइल्यूशन कोलरोज लॉ के अकॉर्डिंग लिखना है वो आपको, ठीक है ना। क्वेश्चन में ये पूछा गया है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का है और कोलरोज लॉ आता है 2019, 14 और 10 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। कोलरोज लॉ क्या कहता है, कोलरोज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस स्टेट, वो कहता है कि जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, वो एक्सप्रेस की जाती है सम ऑफ इंडिविजुअल जो कंट्रीब्यूशन है, जो कंट्रीब्यूशन है आयंस का, एनायन का और कैटायन का, उन दोनों की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का सम कर दो, ठीक है। तो कोलरोज लॉ ये स्टेट करता है। तो उसमें रिप्रेजेंटेशन में बोला एसिटिक एसिड की करनी है, तो जैसे एसिटिक एसिड लिया हमने लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तो जब उसको आप ब्रेक करोगे तो उसका एनायन क्या होगा CH3CO नेगेटिव और कैटायन होगा H पॉजिटिव। तो ये आपको रिप्रेजेंटेशन करनी है, 2 मार्क्स यहाँ पर आपको मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल का। इस क्वेश्चन में द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ कॉलम 0.05 मोलैरिटी KOH सॉल्यूशन ऑफ लेंथ दे दी 50 सेंटीमीटर, एरिया दे दिया आपको 0.625 सेंटीमीटर और यहाँ पर आपको मोलैरिटी भी दी है, मोलैरिटी दी है 0.05 और एक रेजिस्टेंस दे दिया 5 × 10⁻³ ओम। आपको रजिस्टिविटी निकालनी है, यानी रो निकालना है, कंडक्टिविटी निकालनी है आपको और एक मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। तीनों के फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, नहीं याद है तो फॉर्मूला शीट डाउनलोड करो डिस्क्रिप्शन में से। जो गिवन है वो लिख लो, मोलैरिटी दे दी, लेंथ दे दी, एरिया दे दिया, रेजिस्टेंस दे दिया। अब रजिस्टिविटी निकालनी है। रजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, रो इज इक्वल टू RA अपॉन में L के, जो हम निकालेंगे रेजिस्टेंस से। तो रो इज इक्वल टू RA अपॉन में L हो गया। वैल्यूज़ को पुट करो, रजिस्टिविटी रो R की वैल्यू है 5 × 10⁻³, एरिया के 0.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ की है 50। तो यहाँ से रजिस्टिविटी आ गई 62.5 ओम सेंटीमीटर। इसको बॉक्स में करेंगे तो रिप्रेजेंटेशन अच्छी आएगी। तो ओम सेंटीमीटर आ गई। यूनिट आपको लिखनी है, यूनिट इसकी नहीं हटानी क्योंकि हाफ मार्क्स आपका कट जाएगा यूनिट के ऊपर, तो यूनिट आपको लिखनी है। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन में 3 पार्ट्स पूछे थे। कंडक्टिविटी होती है आपकी कप्पा, जो होती है रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी। तो जो वैल्यू रजिस्टिविटी के आई उसको डिवाइड कर दो और इसकी यूनिट होती है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स कंडक्टिविटी की। तो ये कैलकुलेट कर दो, ये आ गई आपकी 0.016 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। 2 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल गए, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है कप्पा मल्टीप्लाई 1000 अपॉन में C कंसंट्रेशन यानी मोलैरिटी हो गई आपकी। तो वैल्यूज़ को पुट करो 0.05 और मोलर कंडक्टिविटी आ गई 32.05032। यह आ गई आपकी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स के। तो यहाँ पर आपको यूनिट हटानी नहीं है, यूनिट आपको लिखनी है। तो ये आ गई आपकी 320 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, यूनिट बिल्कुल भी नहीं छोड़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर न्यूमेरिकल, ये आपका इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, आया हुआ है आगे एग्जाम में ये भी। सो यहाँ से क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al2SO4 का थ्राइस गिवन है आपको, ठीक है। वाइल SO4 2 नेगेटिव की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे दी,
ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करनी है लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Al3 पॉजिटिव। हमें Al2SO4 थ्राइस की गिवन है, SO4 2 नेगेटिव की है, लेकिन कैटायन की नहीं है जो कि है Al3 पॉजिटिव, तो उसकी हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले गिवन जो है वो क्वेश्चन में लिख लो, 2013 में आया हुआ है क्वेश्चन, और प्री बोर्ड्स में या बोर्ड्स में पूछा जाता है ये आपके। तो इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, आयंस में कैटायन और एनायन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का सम। अब जब आप ब्रेक करोगे तो वो आपका जो ब्रेक होगा वो होगा 2Al3 पॉजिटिव में और 3SO4 नेगेटिव में। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। तो 2 लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी Al3 पॉजिटिव और 3 लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ SO4 2 नेगेटिव। तो Al3 पॉजिटिव की गिवन नहीं है, लेकिन SO4 की है और Al2SO4 की है, तो 858 और इधर हो गया सेम यही आएगा, और 3 × 160 के दोनों को माइनस करो और डिवाइड कर दो 2 से, क्योंकि 2 लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है Al3 पॉजिटिव की, तो डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 189 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स के। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में न्यूमेरिकल में आता है, बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूले अच्छे से याद होना चाहिए, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द रिलेशन अमंग सेल कांस्टेंट। आपको रिलेशन देना है सेल कांस्टेंट में, रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन इन द सेल और कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन में। और एक आपको बताना है रीजन, सेकंड पार्ट है हाउ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन रिलेटेड टू कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी जो सॉल्यूशन की है वो कैसे रिलेट करती है आपकी कंडक्टिविटी को। ठीक है ना, तो फर्स्ट रेजिस्टेंस को लेते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर आपको पता है डायरेक्टली होता है लेंथ के साथ और इन्वर्सली होता है एरिया के साथ। तो आर प्रोपोर्शनल टू L अपॉन में A। जब प्रोपोर्शनल लगता है कांस्टेंट आता है रो, जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, जो कि होता है RA अपॉन में L के। तो ऐसे रेजिस्टेंस आ गया। अब बतानी है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी होती है कप्पा, जो रेसिप्रोकल होती है रेजिस्टिविटी की। तो रेजिस्टिविटी की वैल्यूज़ रखो, पुट करो, और यहाँ से आ गया L अपॉन में RA के। ठीक है, तो इसको अलग करो तो हो गया 1/R डॉट में मल्टीप्लाई में L अपॉन A। L अपॉन A यानी लेंथ अपॉन में एरिया होता है आपका सेल कांस्टेंट, जिसको हम G* से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रहा आपका। ठीक है, तो ये आपका अब सेल कांस्टेंट में भी रिलेशन आ गया, जो कि है आपका L अपॉन में A के। 2 मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे। नेक्स्ट पूछा है मोलर कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी के साथ कैसे रिलेट करती है। डायरेक्टली रिलेट करती है आपकी मोलर कंडक्टिविटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंडक्टिविटी के, जो कि होता है कप्पा मल्टीप्लाई 1000 अपॉन में मोलैरिटी के, जिसकी यूनिट होती है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो एम होती है यहाँ पर मोलैरिटी, कप्पा होती है कंडक्टिविटी। आपको जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, एल कर रहे हैं, ए कर रहे हैं, या कप्पा कर रहे हैं, या एम कर रहे हैं, सबको आपको बताना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ है एग्जामिनर को। तो 1 मार्क्स यहाँ पर मिल जाएंगे। 3 मार्क्स का क्वेश्चन था ये आपका। नेक्स्ट आपका बैटरीज के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, बैटरी और सेल के। क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ सेल, जो आपका जनरली यूज्ड होता है हियरिंग एड्स में। ठीक है, और उसकी रिएक्शन लिखो जो होती है उसकी एनोड और कैथोड ऑफ द सेल पे। इसमें से आपके 4, एक तो मरकरी सेल पे क्वेश्चन आता है, एक आपका लेड एसिड बैटरी पे आता है। ठीक है ना, 2 क्वेश्चन आते हैं आपके, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी आपको रिचार्जिंग डिस्चार्जिंग में दोनों में आपको रिएक्शन करनी है। और मरकरी सेल है, ड्राई सेल है, फ्यूल सेल इंपॉर्टेंट है। फ्यूल सेल 100% आता है, तो वो आपको करना है। सो मरकरी सेल आपका यूज्ड होता है हियरिंग एड्स में। एनोड पे क्या रिएक्शन होती है उसकी, Zn + 2OH नेगेटिव गिव्स ZnO और H2O, और 2 इलेक्ट्रॉन ये दे देता है। ठीक है ना, और कैथोड पर ये 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो HgO यानी मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्लस H2O 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा ये, और चेंज हो जाएगा Hg + 2OH नेगेटिव में। फिर दोनों की ओवरऑल रिएक्शन करोगे तो ओवरऑल रिएक्शन में क्या होगा आपका, ये आ जाएगा Zn और HgO, 2OH से 2OH कट जाएगा आपका। ठीक है ना, H2O HO कट जाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन आपके 2 इलेक्ट्रॉन से कट जाएंगे। तो यहाँ आ गया Zn HgO। ठीक है ना, सबसे पहले इधर के लिखेंगे राइट साइड के, और फिर लेफ्ट साइड में आएंगे, लेफ्ट के फिर राइट के, फिर आएगा ZnO + Hg। ठीक है, कट हो जाएगा आपका। तो ये हो गई ओवरऑल रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फेराडेज लॉ पे क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल जो आ जाता है कभी कभार एग्जाम में। कैलकुलेट द टाइम टू डिपॉजिट 1.7 ग्राम ऑफ कॉपर एट कैथोड। क्वेश्चन में बोला है हमें टाइम निकालना है, डिपॉजिट किया गया 1.27 ग्राम जो कॉपर है कैथोड पे, जो करंट ले रहा है 2 एम्पियर की, जिसको हम पास करते हैं सॉल्यूशन में CuSO4 के सॉल्यूशन से। मोलर मास गिवन है, 1 फैराडे गिवन है आपका। गिवन क्या क्या है हमें क्वेश्चन में, W दे दिया यानी वेट दे दिया आपका, और I दे दिया 2 एम्पियर करंट। अब आपको पता है मोलर मास ऑफ Cu भी हमें गिवन है।
तो सबसे पहले फेराडे लॉ के अकॉर्डिंग जेड जो होता है वो होता है इक्विवेलेंट वेट अपॉन में फेराडे के, ठीक है। और यहाँ से जो आपकी वैल्यू निकल कर आती है वो आती है W इज इक्वल टू जेड आई टी के, ठीक है, फेराडे लॉ के अकॉर्डिंग, फेराडे फर्स्ट लॉ के। तो T इज इक्वल टू हो गया है W अपॉन में जेड मल्टीप्लाई आई के, तो वैल्यूज़ को पुट करो, ठीक है ना। और 2 फेराडे ले रहा है, ये 2 फेराडे ले रहा है ना CuSO4 आपका, तो 2 फेराडे यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी उसकी W में, तो 1.27 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 96500 अपॉन में 63.5 जेड की वैल्यू दे रखी है, ठीक है ना। 63.5 मोलर मास की, जेड होता है मोलर मास, और मल्टीप्लाई में 2 से कर दो, करंट दिया है 2 एम्पियर, तो वैल्यू आ गई T इज इक्वल टू 1930 सेकेंड। इसको मिनट में चेंज कर दो, 32.1 मिनट। 3 मार्क्स का या 2 मार्क्स में क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर फ्यूल सेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% एग्जाम में आता है फ्यूल सेल, ठीक है ना। फ्यूल सेल क्या होता है, व्हाट आर फ्यूल सेल, और एक्सप्लेन करो इलेक्ट्रोड रिएक्शन जो इसके इन्वॉल्व होती है H2O2 फ्यूल सेल में। फ्यूल सेल क्या होता है, ये आपका गैल्वेनिक सेल है जो आपका केमिकल एनर्जी होती है, जो केमिकल एनर्जी होती है कंबस्टन ऑफ फ्यूल्स की, जैसे कि हाइड्रोजन हो गई, मीथेन, जो निकलती हैं गैसेज आपकी फ्यूल के कंबस्टन में, उन केमिकल एनर्जी को ये कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इसको हम कहते हैं फ्यूल सेल, ठीक है। इसकी रिएक्शन होती है आपकी H2O2 फ्यूल सेल की, कैथोड पे होता है O2 + 2H2O, 4 इलेक्ट्रॉन लेता है और कन्वर्ट हो जाता है 4OH नेगेटिव में। कैथोड पर इलेक्ट्रॉन लेगा और एनोड पर वो इलेक्ट्रॉन को दे देगा। ऐसे ही एनोड पर क्या होता है, 2H2 + 4OH होता है, और 4H2O बनता है, गिव्स 4H2O, और 4 इलेक्ट्रॉन को ये दे देता है आपका, ठीक है ना, जो लेता है कैथोड पर। तो ओवरऑल रिएक्शन वही आपकी कट हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है ना। 4OH से 4OH कट हुआ यहाँ पे आपका, H2O से H2O कट होगा, लेकिन 2 मॉलिक्यूल आएंगे, 4 है ना, तो 2 मॉलिक्यूल बचेंगे यहाँ पर आपके। 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कट हो गया, बचा क्या 2H2 + O2 2H2O, क्योंकि 4H2O थे तो कट में 2 बचेंगे आपके। 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है आपका 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ ये 2023-19 बहुत बार आया ये ग्राफ आपका, इंपॉर्टेंट है। इन प्लॉट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस स्क्वायर ऑफ रूट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी में फॉलोइंग कर्व्स जो है वो ऑब्टेन कर रहे हैं 2 इलेक्ट्रोलाइट A और B को। आपको A और B का नेचर बताना है। ये ग्राफ मैंने आपको शुरू में वीडियो में करवाया। एकदम से अगर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में इंक्रीज आ रहा है तो वो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और कम आ रहा है तो वो आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो ए आपका स्ट्रॉन्ग हो गया क्योंकि कम इंक्रीज आ रहा है, बी में बहुत ज़्यादा इंक्रीज आ रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग वीक हो गया। ए स्ट्रॉन्ग और बी वीक, तो ए इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्योंकि उसमें स्मॉल इंक्रीज आ रहा है उसकी मोलर कंडक्टिविटी में डाइल्यूशन के साथ, लेकिन बी आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है क्योंकि उसमें एकदम से बहुत ज़्यादा शार्पली इंक्रीज आ रहा है हाई डाइल्यूशन पर। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको वीडियो में करवाए, इनका PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।